गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। बस हमारा बोर्ड भी लॉन्च हो गया। आई होप कि मेरा मैसेज आप लोग नहीं, आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं। वीडियो तो मैं भी देख पा रहा हूँ कुछ हद तक। मैं ऑडियो भी चेक कर लेता हूँ। यस, हाँ, तो ऑडियो भी बिल्कुल सही है। राजस्थान की वीर भूमि से प्रणाम गुरुदेव। इतनी वीर भूमि से कर रहे हैं, आपके प्रणाम को बिल्कुल प्रायोरिटी दी जा रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद और गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत वेलकम सब लोगों का। दिल्ली में पॉल्यूशन जैसी की तैसी बनी हुई है, थोड़ी कम हुई है। लेकिन जो काम है वो तो काम है ना। सो पॉल्यूशन की वजह से काम तो रुकना नहीं चाहिए। चलिए, आप सारे लोग सेट हो गए। चलिए, गुड मॉर्निंग सब लोगों को। सारे लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत लोग प्रणाम भेज रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम। और अब शुरू कर लीजिए, ठीक है। अपने अपने नोटबुक को ओपन कर लीजिए और नोटबुक को ओपन करके और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। 7 नवंबर है आज की डेट। और 7 नवंबर को हम लोग करने जा रहे हैं अपना सेशन 21। और बायोटेक्नोलॉजी का ये हमारा सेशन 3 है। और सेशन 3 में बायोटेक्नोलॉजी में मैंने असेस किया है हमें कुल 5 सेशन लगेंगे। तो आज के बाद 2 और सेशन हमें लगने हैं बायोटेक्नोलॉजी में। और ये हमारा सेशन 3 है बायोटेक का। और इसमें आज हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में और ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। बहुत बहुत ब्रीफली ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। बनाते कैसे हैं कभी भी प्रीलिम और मेंस में नहीं पूछा जाएगा। लेट्स बी टोटली क्लियर अबाउट इट। लेकिन इसको करने का रीजन बस इतना है कि बनाते कैसे हैं उस सिलसिले में कई ऐसे टर्म आएंगे जिन टर्म्स को प्रीलिम में पीछे भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजिकल फैमिलियरिटी के लिए थोड़ा हमें प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस को समझे बगैर अगर हम टर्म्स पे सीधा जंप कर जाएं तो उनको रट्टा लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए उसको समझने की जरूरत रहेगी और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेशन 21 है ये हमारा। और ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 3। और बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 3 में हम देखने जा रहे हैं जीएम बैक्टीरिया। जीएम का मतलब अब ऑलरेडी हमें पता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और दूसरा जीएम एनिमल्स। जीएम बैक्टीरिया को अक्सर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आप बैक्टीरिया के अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस करते हैं तो 99% सिचुएशन में बैक्टीरिया के अंदर आप एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। फॉरेन जीन से मतलब है कि वो जीन जो उस बैक्टीरिया में नेचुरली नहीं पाया जाता, अब उस जीन को आप वहां पर इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज फॉरेन जीन। चूंकि अब वो वहां पे नेचुरली नहीं पाया जाता, उस जीन का सोर्स कोई और ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए उस बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे, क्योंकि वहां पे एक ट्रांस जीन मौजूद है। पहले हमने क्या सीखा था, ट्रांस जीन क्या होता है। तो ट्रांस जीन का मतलब होता है फॉरेन जीन। फॉरेन जीन का क्या मतलब होता है, किसी और स्पीसीज से लिया हुआ जीन। तो फॉरेन जीन का कोई ऐसा खास एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, विदेशी जीन कहना गलत होगा। किसी और प्रजाति से, किसी और स्पीसीज से लिया हुआ जीन फिर भी एक एक्सेप्टेबल तरीका होगा फॉरेन जीन को कहने का। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएम बैक्टीरिया से। आपके चैट पे मेरी नजर रहेगी, तो कभी कोई रेलेवेंट अच्छा सवाल दिखेगा। अभी जैसे मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो जाहिर है कि सवाल नहीं दिखेंगे।
लेकिन अगर देखते में कोई अच्छा सवाल दिख गया तो ज़रूर से उसको इंक्लूड कर लेंगे। बीच में अगर कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएँगे, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट के बीच में अगर कोई डाउट होगा, उस समय मैं ऑटोमेटिकली आप लोगों से पूछ लूँगा कि अगर इस पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। एंड एज़ ऑलवेज़ कोशिश करिएगा कि चैट में एकेडमिक सवालों के अलावा और कोई भी बात ना करें। पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और उससे भी ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठने वक़्त ज़्यादा मज़ा आता है और रिज़ल्ट के वक़्त सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप क्लास में ही मज़े की तलाश में रहेंगे, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल का अनुभव अच्छा नहीं होगा और दूसरा रिज़ल्ट का अनुभव तो कतई अच्छा नहीं होगा। डरा नहीं रहा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि सिविल सर्विस की एग्ज़ामिनेशन का मिज़ाज ऐसा है, इसका कॉम्पिटिशन ऐसा है कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में अपना 90% भी दे रहे हैं, तो आप रेस में नहीं हैं। रेस में बने रहने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, 100% टाइम, 100% एनर्जी, 100% अटेंशन। रेस में बने रहने के लिए फिर भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके सिलेक्शन के चांसेस क्रमशः बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आप इस रेस में बने रहना चाहते हैं तो। और रेस में बने रहने की जो शर्त है वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि रेस में बने रहने की शर्त क्या है। अपना 100% आपको हर स्थिति में देना है। ऐसे दिन आएंगे जब बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं महसूस होगी, ऐसे दिन आएंगे जब आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाएगा, ऐसे दिन आएंगे जब कोई फेस्टिवल होगा, भारत त्योहारों का देश है ना? तो ऐसे भी दिन आएंगे जब कोई फेस्टिवल होगा, ऐसे भी दिन आएंगे जब मौसम अच्छा नहीं होगा, पॉल्यूशन की वजह से परेशान होंगे, बारिश की वजह से परेशान होंगे, गर्मी की वजह से परेशान होंगे। लेकिन अगर आप परफेक्ट सिचुएशन और परफेक्ट दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो साल में 360 दिन आपको निराश करेंगे। 5 दिन ऐसे होंगे जो हर लिहाज से परफेक्ट हैं, उस दिन आप भी एनर्जेटिक महसूस करें। तो 5 दिन की तैयारी में तो पता नहीं कितने साल में ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिश होगा, है ना? सो चाहे कुछ भी हो, हमें अपने पूरे अटेंशन के साथ बस सामने आ जाना है काम के, और काम कर डालना है। सो दैट शुड बी द अप्रोच। और उस थॉट के साथ अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट। जीएम बैक्टीरिया। तो जीएम बैक्टीरिया को अक्सर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हमारा मतलब है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक या एक से अधिक ट्रांसजीन हैं। और ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है? ट्रांसजीन का मतलब होता है फॉरेन जीन। ट्रांसजीन का मतलब होता है फॉरेन जीन, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि किसी अन्य प्रजाति से ली गई जीन। ठीक है, तो अगर किसी भी बैक्टीरिया में एक या एक से अधिक ट्रांसजीन है तो वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाएगा। ये ट्रांसजेनिक आप एनिमल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रांसजेनिक आप प्लांट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी किसी भी स्पीसीज में एक या एक से बढ़ करके फॉरेन जीन है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक। ओके, नाउ इसमें हम सबसे पहले 1 से 2 स्लाइड में फिनिश करेंगे कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या जीएम बैक्टीरिया हम कैसे बनाते हैं। तो जीएम बैक्टीरिया बनाने की जो पूरी की पूरी ये है प्रोसेस है, वो बैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड कहलाता है। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी
वो बैक्टीरियल बायोटेक्नोलॉजी से ही हुई थी। मतलब कि जो दुनिया का सबसे पहला ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाया गया था वो एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ही था। और उसमें हमने क्या किया था कि एक प्लाज्मिड में हमने सबसे पहले एक ट्रांसजीन को इंसर्ट किया। फर्स्ट स्टेप था कि एक प्लाज्मिड लिया। दूसरा स्टेप था कि प्लाज्मिड में हमने एक ट्रांसजीन को इंसर्ट किया। और अब हमारा प्लाज्मिड बन गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने फिर जो भी हमारा टारगेट बैक्टीरिया था, टारगेट बैक्टीरिया में हमने उसको इंसर्ट किया, टेस्ट किया कि ये ट्रांसफर सक्सेसफुल है या नहीं है। और जब ये ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया तो उसको हम कहने लगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और ये पहला एक्सपेरिमेंट 1970s के ही दशक में हुआ था, जब तीन साइंटिस्ट थे अमेरिकन जिन्होंने पहला ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं मेथड को, और मेथड के बाद सीधा इनके एप्लीकेशंस पर हम आ जाएंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस भी अगर कुछ होंगे तो मैं आपके ले लूंगा। लेकिन अभी पहले समझते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस जीएम बैक्टीरिया। इस फील्ड में स्टैनले कोहेन का नाम आपको याद होना चाहिए। स्टैनले कोहेन ने सबसे पहला जीएम बैक्टीरिया, और इतना ही नहीं, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। स्टैनले कोहेन अकेले काम नहीं कर रहे थे, स्टैनले कोहेन के साथ इनके को वर्कर्स भी थे। लेकिन स्टैनले कोहेन लीड साइंटिस्ट थे, तो इसलिए स्टैनले कोहेन का नाम आपको पता होना चाहिए कि स्टैनले कोहेन और इनके साथ हर्बर्ट बॉयर थे, पॉल चैंग थे, ये सारे लोग थे। और इन लोगों ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनाया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में भेज करके उन्होंने सबसे पहला ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी बनाया। इसके दो मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, और दूसरा स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टारगेट सेल में ट्रांसफर करना। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टारगेट सेल में चला जाए, जिससे कि हमारा टारगेट सेल एक जीएम बैक्टीरिया बन जाए। सबसे पहले हम आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की पहली शर्त है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से जीन को और कौन से बैक्टीरिया में भेजना है। जो जीन आपको चाहिए वो जीन कहीं से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो जीन कहीं से भी हो सकता है। वो एक पौधे का जीन हो सकता है, वो एक एनिमल का जीन हो सकता है, वो एक ह्यूमन का जीन हो सकता है, या वो किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीन हो सकता है। जो भी जीन आपको चाहिए, उस जीन को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। वो जीन अपने ऑर्गेनिज्म के जीनोम का एक हिस्सा है। उस जीनोम से उस जीन को काट करके निकालना पड़ेगा। उस जीन को पहचानने के अपने मॉलिक्यूलर टेक्निक हैं जिनको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीन को कट करने के लिए, इन जनरल डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। एंजाइम के तीन मेजर टाइप हैं, जिनमें टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है।
ये एंजाइम प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया में पाया जाता है और वहां पर इस एंजाइम का काम होता है बैक्टीरिया पर अटैक कर रहे वायरसेस से बैक्टीरिया की रक्षा करना। जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के सेल में आता है तो यही वो एंजाइम होते हैं जो वायरस के डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और बैक्टीरिया को बचाते हैं। बैक्टीरिया तभी वायरस से अटैक हो पाता है, तभी वायरस से इन्फेक्ट हो पाता है जब बैक्टीरिया का ये सिस्टम किसी वजह से काम नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ, तभी वो वायरस उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पाता है। ये जो मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम कहते हैं होस्ट रेस्ट्रिक्शन सिस्टम। होस्ट का मतलब वो सेल जिस पे वायरस अटैक कर रहा है, और बैक्टीरिया के पास ये कुछ एंजाइम हैं जो वायरस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वायरस के ग्रोथ को बाधित कर देते हैं। और चूंकि वो वायरस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसी वजह से इन एंजाइम को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरी बात है कि ये एंजाइम को एंडोन्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डीएनए को, अगर ये डीएनए है तो ये डीएनए को अंदर से कट करते हैं। यहाँ पे एक कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, ठीक है ना। तो ये डीएनए को इन अ वे ये अंदर से कट कर देते हैं यूं। तो इसीलिए इसको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। साइंटिस्ट ने पहले इसकी खोज की और फिर इसके एप्लीकेशन को निकाला कि अच्छा, ये एंजाइम जो कि डीएनए को कट कर सकता है, इस एंजाइम की सहायता से हम उन जीन को निकाल सकते हैं जिन जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने की जरूरत है। मतलब कि इस जीन के बाहर कट कर दे तो बस जीन वाला हिस्सा निकल करके आ जाएगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। तो पहली शर्त होती है कि जो जीन ट्रांसफर किया जाना है उस जीन को आइसोलेट किया जाए। दूसरा, ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि उस जीन को जिसको कि आपने आइसोलेट किया है उसको अब एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाए। प्लाज्मिड यहाँ पे वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का कॉन्सेप्ट कल किया था कि वेक्टर डीएनए, कुछ परिस्थितियों में आरएनए हो सकते हैं, और इनका काम होता है कि डीएनए के दूसरे टुकड़ों के वाहक के रूप में ये काम करें। इसका मतलब है कि डीएनए के दूसरे टुकड़ों को इसके साथ आप जोड़ सकते हैं और फिर ये उन टुकड़ों को लेकर के किसी होस्ट सेल में जहां पर आपको इस डीएनए को भेजना है वहां पर ये जा सकता है, वहां पे इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दूसरी जो स्टेप होगी वो होगी कि वेक्टर का आप सिलेक्शन करेंगे। वो वेक्टर जो हमारे टारगेट सेल में जा सके, वो वेक्टर जो उतना डीएनए ले जा सके जितना हम भेजना चाहते हैं। सामान्यतः बैक्टीरिया के केस में हम प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर को लेते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर को कट करते हैं ताकि वो गोल है तो अब ये ओपन हो जाए, और इस ओपन में फिर हम उस जीन को इंसर्ट कर देते हैं। और फिर अब चिपकाने की जरूरत है क्योंकि ये जीन इंसर्ट तो हुआ लेकिन अभी ये वेक्टर के साथ चिपका नहीं है। चिपकाने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है लाइगेज। तो बस ये दो तीन एंजाइम का नाम आपको याद रखना होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करने के लिए, लाइगेज डीएनए को पेस्ट करने के लिए। और जब एक फॉरेन डीएनए वेक्टर में लाइगेज के एक्शन से पेस्ट हो गया तब उसके बाद इस वेक्टर को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तब हम फेज 2 पर आएंगे जहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टारगेट सेल में ट्रांसफर करने की बात आती है। कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू बाहर का कोई डीएनए आप बैक्टीरिया के अंदर भेज सकते हैं। उनमें से एक है कि बैक्टीरिया को काफी लो टेम्परेचर पर रखें, और बैक्टीरिया जिस माध्यम में ग्रो हो रहा है उसमें आप कैल्शियम क्लोराइड मिला दें तो बैक्टीरिया के प्रति ये संभावना बढ़ जाती है कि वो बाहर के डीएनए को अंदर ले सके, और इस तरह से आपका जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर चला जाएगा। दूसरा एक तरीका है कि बैक्टीरिया को आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें, और बैक्टीरिया इलेक्ट्रिकल फील्ड में रहते हुए बाहर के डीएनए को लेने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है। इसी तरह से कुछ और भी मेथड हैं, लेकिन खास तौर पे ये दो मेथड बैक्टीरिया के लिए बहुत कारगर होते हैं। जब ये ट्रांसफर हो गया तो आप टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ये ट्रांसफर हो गया, और अगर ये ट्रांसफर हो गया उसके बाद बैक्टीरिया आपको वो काम करके देगा जिसके लिए आपने बैक्टीरिया में उस जीन का आपने ट्रांसफर किया है। तो कॉन्सेप्ट क्रक्स
यही है। तो मेथड में बस यही चंद एंजाइम और यही चंद टेक्निकल वर्ड से हम फैमिलियर हो रहे हैं, और इसके बाद हम सीधा इसके एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। मैं जरा आपके क्वेश्चंस देख लूं, उसके बाद लिखना शुरू करूं। बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? थोड़ा सा बच्चों वाली एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सेलुलर होता है, वायरसेस सेल पर आधारित नहीं होते हैं। और क्या है? एग्रोजेल किस लिए होता है? एगरोज उसको कहते हैं। उपेंद्र, सिविल सर्विस के लिए जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। करते क्यों हैं ये सब जोया पूछ रही हैं, इसका एप्लीकेशन जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बीटी ब्रिंजल से जुड़े कंसर्न्स क्या हैं? बीटी ब्रिंजल से जुड़े कंसर्न्स ये थे कि कॉटन एडिबल नहीं है लेकिन ब्रिंजल एडिबल है। लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट का अभी पता नहीं है कि अगर कई साल तक बीटी ब्रिंजल खाया जाए तो इसका हेल्थ इंपैक्ट बॉडी के किस सिस्टम पे क्या पड़ेगा। और जहां पर इस तरह का डाउट हो वहां पे बेहतर है कि नॉर्मल ब्रिंजल जो अवेलेबल हैं उन्हीं को कंज्यूम किया जाए। लाइगेज का यूज किस में होता है? लाइगेज का यूज डीएनए को पेस्ट करने के लिए होता है। एडिटिंग में सर इसके माध्यम से कैंसर का इलाज हो सकता है, ये हम लोग बात करेंगे जीन थेरेपी में। सर जीन एडिटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बताएंगे? जीन एडिटिंग एक अलग से टॉपिक है, तब हम लोग करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना, और दूसरा है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टारगेट सेल में भेजना। अब इसको छोटा लिख रहे हैं हम, आरडीएनए को बनाना। मेकिंग ऑफ आरडीएनए। जो सबसे पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। हिंदी में लिख लीजिए, वांछित जीन को उसके जीनोम से निकाल लिया जाता है। वांछित जीन को उसके जीनोम से निकाला जाता है। ये काम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। ऑलराइट, सो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये सबसे पहला स्टेप है कि जिस जीनोम में वो जीन पाया जाता है उस जीनोम से इसको निकाल लिया जाता है। किसकी हेल्प से निकाला जाता है? वो कौन सा एंजाइम होता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। इस एंजाइम की खासियत है कि ये डीएनए में आंतरिक, मतलब कि इंटरनल कट्स करता है। ये डीएनए में आंतरिक कट्स करता है और बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मींस इट विल बी प्रेजेंट नेचुरली इन दी बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और वहां पर ये वायरस से बचाव करता है। किसका? उस बैक्टीरिया का। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरल अटैक्स। सो मैंने ये लिखा कि इट कॉजेज इंटरनल कट्स इन द डीएनए। दिस एंजाइम इज ऑल्सो फाउंड नेचुरली in the bacteria where
इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। तो आप या तो इंग्लिश में लिख लीजिए और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि उसके कई टाइप्स होते हैं, उसमें से टाइप 2 का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर वेक्टर। जो भी उचित वाहक है उसका चयन करना। वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल इसके नीचे दिए हुए हैं जो मैं अब देने जा रहा हूं। प्लाज्मिड सबसे कॉमन वेक्टर होता है। कॉस्मिड भी एक प्रकार का वेक्टर है जो बैक्टीरिया में काफी काम करता है। अगर ज्यादा बड़ा डीएनए भेजना है तो कॉस्मिड भेजते हैं, और अगर छोटे डीएनए से आपका काम होता है तो हम प्लाज्मिड भेजते हैं। और कई बार तो वायरस का भी डीएनए को हम मॉडिफाई कर देते हैं और उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अगर इससे परिचित नहीं थे तो इतना जानना मेरी राय में सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पे जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम वाहक का चयन करते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही टाइप 2 की हेल्प से वेक्टर को किया जाता है कट। उसका फिगर थोड़ा सा ऐसे बनेगा कि ये अगर हमारा एक वेक्टर है तो इस वेक्टर में फॉरेन जीन को डालने के पहले ये जरूरी है कि इस वेक्टर को कट कर लिया जाए ताकि ये वेक्टर ओपन हो जाए, और इस ओपन वेक्टर में अब हम एक फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकें। तो ये हमारे लिए जरूरी है। वो कौन करेगा? वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेगा। अब इस वेक्टर के अंदर हमारा जो डिजायर्ड जीन था, जिसको कि हमने उसके जीनोम से आइसोलेट किया था, अब डिजायर्ड जीन को हम यहां पर पेस्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज या सिंपली लाइगेज जिसको हम कहते हैं, उसके हेल्प से। लाइगेज की हेल्प से वेक्टर और जो हमारा डिजायर्ड जीन है को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो लाइगेज की हेल्प से आप वेक्टर और डिजायर्ड जीन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। एंजाइम क्या है? लाइगेज। और पूरा नाम आप क्या लिख सकते हैं? डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर हम चेंज कर रहे हैं। तो ऑरेंज कलर में हमारा डिजायर्ड जीन है। ऑरेंज कलर में हमारा डिजायर्ड जीन है, और हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो अब ऐड हो चुका है हमारे उस वेक्टर के साथ जिस वेक्टर को हमने अभी अभी कट किया था। राइट। तो यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने लाइगेज का इस्तेमाल किया। तो ये है वेक्टर, ये है ओपन वेक्टर। वेक्टर को कट करके आपने ओपन कर दिया है। और ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। मैं लिखने जा रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। एंड इसकी पहली सूरत क्या होती है?
कि आपके पास फॉरेन जीन भी तो होना चाहिए, तो लाइगेज के साथ साथ आपके पास वो जीन भी होना चाहिए, लाइगेज प्लस ये है हमारा जीन, जिस जीन को ट्रांसफर करने के लिए हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहेंगे यहाँ पर। और अब बस इसको ट्रांसफर कर देना है कहाँ? इसको ट्रांसफर कर देना है हमारे होस्ट सेल या हमारे टारगेट सेल। होस्ट सेल जो अब इसका आतिथ्य करेगा, ये अतिथि है, और होस्ट सेल उसको रिसीव करेगा, इसलिए नाम है उसका होस्ट, या फिर उसको हम टारगेट सेल भी कहते हैं कि ये वो टारगेट है जहां पर इसको भेजा जाना है। अब आप ये बना लें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन के सामने से हट गया हूं। डन हो गया आप लोगों का? नाइस, वेरी गुड। चलो इसको छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग आरडीएनए को बनाते हैं। आपका पेज अभी थोड़ा ऐसे दिख रहा होगा। अब हम दूसरे लेवल पे आते हैं। दूसरा लेवल है आर वेक्टर को टारगेट सेल में भेजना। सो हमारा जो आर वेक्टर है, ये हमारा आर वेक्टर है। इस आर वेक्टर को हम टारगेट सेल्स के साथ, अगर आर वेक्टर हमारा इतना बड़ा है तो हमारा टारगेट सेल डेफिनेटली इससे बड़ा ही होगा, और इसके अंदर अपना एक डीएनए तो होगा ही। इसके अंदर इसका अपना एक डीएनए है, लेकिन उससे परवाह कुछ नहीं है। हमारी चाहत यह है कि हमारा ये आर वेक्टर जो है, इसको थोड़ा सा छोटा बना दे रहे हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे। तो हमारी चाहत ये है कि इस आर वेक्टर को इसके अंदर डाल दिया जाए। अब आर वेक्टर एक फॉरेन जीन लेकर आ रहा है, तो अब फॉरेन जीन इस सेल का हिस्सा बन जाएगा, और फॉरेन जीन जब इस सेल का हिस्सा बन गया तो इस सेल में फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन होगा। हमने क्लास 1 में देखा था कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन के इंफॉर्मेशन से पहले मैसेंजर आरएनए बनती है, और मैसेंजर आरएनए के इंफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होता है, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। करेक्ट? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अभी ये बाहर है, लेकिन इन दोनों को अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम ट्रीटमेंट विद लो टेम्परेचर प्लस कैल्शियम क्लोराइड करेंगे, या ट्रीटमेंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। तो या तो इनको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने की वजह से, ठीक है, या तो इनको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने की वजह से ये फॉरेन जीन ले लेगा, या फिर जो दूसरा तरीका है कि लो टेम्परेचर पे कैल्शियम क्लोराइड के साथ रख दें तो भी हो जाएगा। इससे ज़्यादा और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर कभी किसी चीज़ का जिक्र एग्जाम में आएगा तो मोस्ट कॉमन टेक्निक्स का आता है, क्योंकि उसके बाद तो ये ऑप्शनल के दायरे में चला जाएगा, जिसका कहीं कोई रेलेवेंस आपके लिए रह नहीं जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा होस्ट सेल है, उस होस्ट सेल में ये देखो फॉरेन जीन वाला
वेक्टर आ गया। ये होस्ट सेल का अपना डीएनए है और ये बाकायदा स्वयं होस्ट सेल है। देख रहे हैं? अब इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, मतलब कि ये परिवर्तित होस्ट सेल है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक फॉरेन जीन भेज दिया। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल या एक परिवर्तित होस्ट सेल, या होस्ट सेल की जगह आप टारगेट सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पंकज पटेल कह रहे हैं कि सर की बुक कब आएगी? पंकज, ये बुक जनवरी में प्रिंट में जा रही है। पहले मेरा टारगेट था अक्टूबर में प्रिंट में भेजने का, लेकिन जब हम इस साल के मेंस के क्राउड को जब टारगेट नहीं कर सके, तो दिसंबर तक के सारे करंट अपडेट्स को इंक्लूड करके जनवरी में इसको हम प्रिंट में भेजेंगे, जो कि मार्केट में मेरे ख्याल से एंड ऑफ जनवरी तक आ जानी चाहिए। और इसको मैं ई बुक के फॉर्म में भी रिलीज करूंगा, तो वो सूचना आपको मिल जाएगी मेरी आने वाली क्लासेस के दौरान। सेशन 2 के आगे का प्लान, सेशन 2 के आगे का प्लान, जब हम लोग साइंस एंड टेक को फिनिश कर लेंगे, जो कि साइंस एंड टेक में देखो 21 सेशन हो गए हैं, तकरीबन 15-16 सेशन और हमारे बचे हुए हैं। तो साइंस एंड टेक को पहले हम लोग फिनिश कर लेते हैं, फिनिश करके और तब हम लोग आ जाएंगे अपने आगे के प्लान पे कि लेवल क्लास 2 के बाद के प्लान को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर, इसका डीएनए चेंज होगा कि नहीं? देखो, ये वाला मेन डीएनए जो है, ये मेन डीएनए हमारा, ठीक है। ये डीएनए चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि ये बाहर था, ये अंदर आ गया। करेक्ट। तो इसमें अब एक नए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शामिल कर दिया गया है, लेकिन इसका अपना डीएनए एज इट इज है। एस मिश्रा कह रहे हैं सर यही मेंस का क्लास है। यस, ये प्रीलिम और मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट को कैटर करते हुए मैंने डिजाइन किया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मेंस की क्लास करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे, और सिर्फ बेसिक पे ही छोड़ दें तो वो मेंस की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो हर वक्त प्रीलिम और मेंस दोनों पे ही मेरी नज़र होती है कि प्रीलिम के लिए क्या जानना जरूरी है, जैसे आज जो चल रहा है वो प्रीलिम के लिए जानना जरूरी है। इससे जुड़ी हुई जो कुछ और टॉपिक्स आने वाले वक्त में होंगी, वो मेंस के लिए आपकी टॉपिक्स होंगे। तो ये एक ट्रांसफॉर्म्ड परिवर्तित सेल है, और ये ट्रांसफॉर्म परिवर्तित सेल कुछ और नहीं, ये जीएम बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये अब हो गया हमारा जीएम बैक्टीरियम। सिंगुलर है बैक्टीरियम, बैक्टीरिया एक प्लूरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्लूरल एक्सप्रेशन है, तो ये जीएम बैक्टीरियम है हमारा। ठीक है, तो हमने दोनों स्टेप्स को कर लिया कि कैसे हम पहले एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाते हैं, और फिर कैसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एक हम टारगेट सेल में, होस्ट सेल में भेज करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब हम आ गए एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशंस, सबसे पहला मेडिसिन, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन।
मिसाल के तौर पे इंसुलिन जो डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए इंजेक्ट किया जाता है, वो पाया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरियम से। ये सब के सब जीएम है, ठीक है। और ये है हमारा प्रोडक्ट। इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी कमी से बॉडी का विकास नहीं होता, हाइट बहुत छोटी रह जाती है। अगर अर्ली स्टेज में डॉक्टर्स ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा, जो कि इस एज में हो जाना चाहिए था, डॉक्टर कई केसेस में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन की सलाह देते हैं। वो भी एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई से आता है। जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये वाले ई कोलाई में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन भेजा गया होगा, और ये वाले में इंसुलिन का जीन भेजा गया। इंसुलिन जिसको कि हम ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का पहला वो प्रोडक्ट था जिसको मार्केट में लॉन्च होने की परमिशन मिली। इसके पहले बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल फील्ड में लॉन्च करने की परमिशन नहीं मिली थी। वे बैक 1982 या 83 में इंसुलिन को, जो एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, उसको मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन मिली थी अमेरिका में। और धीरे धीरे आज की डेट में पूरी वर्ल्ड में जो इंसुलिन की सप्लाई है, वो यहीं से ई कोलाई से ही बनकर के होती है। फिर कई सारे प्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स होते हैं जिनको हम पेप्टिडेजेस कहते हैं। पेप्टिडेजेस भी हम ई कोलाई से बनाते हैं। ई कोलाई को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, और फिर हम बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं पेप्टिडेज एंजाइम। तो बॉडी में कई जगह चोट लगने की वजह से प्रोटीन के फाइब्रिलर नेटवर्क बन जाते हैं। उन फाइब्रिलर नेटवर्क को डिसॉल्व करना होता है। डिसॉल्व करने के लिए आपको प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जिनको हम पेप्टिडेज कहते हैं। पेप्टिडेज आप कहाँ से लेते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई से आप लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एंटीबायोटिक भी आप बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके उनसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। खास तौर पे स्ट्रेप्टोमाइसिस से आप बहुत सारे एंटीबायोटिक ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ये आप लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। तो इतने एग्जाम्पल फिलहाल के लिए काफ़ी हैं एक कैटेगरी में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट वाली कैटेगरी क्या है? वैक्सीन प्रोडक्शन। आज की डेट में वैक्सीन्स या तो ई कोलाई को मॉडिफाई करके हम प्राप्त करते हैं, या ईस्ट को मॉडिफाई करके प्राप्त करते हैं। ईस्ट हालांकि बैक्टीरिया नहीं है, ईस्ट एक यूकैरियोट है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ईस्ट और बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ही मोस्ट ऑफ द वैक्सीन मास प्रोड्यूस आज की डेट में किए जा रहे हैं, ठीक है। सो दूसरा हो गया वैक्सीन प्रोडक्शन। अगर हम वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, तो ये हम लेते हैं जीएम इकोलाई से, जीएम स्ट्रेप्टोमाइसिस से, और जीएम सैक्रोमाइसिस, जो कि होता है ईस्ट। लेकिन ईस्ट क्या है कि ईस्ट इज नॉट बैक्टीरिया, राइट। तो ये हमारे
वैक्सीन के मेजर सोर्सेज हैं। फिर हम आ जाते हैं बायो रेमेडिएशन में, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो कि इंडियन डॉक्टर ने डेवलप किया था, आनंद चक्रवर्ती ने, मिस्टर आनंद कुमार चक्रवर्ती ने। वो एमआईटी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बेसिकली माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं। तो उनके पास इसका पेटेंट है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा को उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, और जेनेटिकली मॉडिफाई करके स्यूडोमोनास प्यूटिडा से उन्होंने क्या गेन किया? स्यूडोमोनास प्यूटिडा से उन्होंने गेन किया एक ऐसा सर्विस जो कि अभी तक किसी बैक्टीरिया ने नहीं दी थी। वो क्या? पेट्रोलियम रिसाव, ऑयल स्पिल को ब्रेक करके क्लीन करने की कैपेसिटी। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जिसको कि बायोलॉजिकली बायोटेक्नोलॉजिकली अगर आप मॉडिफाई कर दें तो वो पेट्रोलियम स्पिल, पेट्रोलियम के रिसाव वाले इलाकों में उसको आप अप्लाई कर दें, वो पेट्रोलियम को ब्रेक करके इजी और सिंपल टू डिग्रेड मॉलिक्यूल बना देता है, और इन्वायरमेंटल क्लीनअप में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा है कि कई ऐसे बैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास के ही, जो कि सॉइल से तरह तरह के कंटामिनेंट, सॉइल के तरह तरह के प्रदूषक को वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं और उनको मेटाबोलाइज करके सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं। तो ये दोनों ही एनवायरमेंटल क्लीनअप के हमारे अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। देखिए, अब जब आप ही को नहीं पता है तो मैं तो गेस भी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे समझने जैसा कुछ खास है भी नहीं। मेरी बातों को सुने, उस फिनोमिनन को समझें और उसके बाद उसको नोट कर लें। ठीक है? आपको समझ में आए या ना आए, यूपीएससी को अगर सवाल पूछना होगा तो वो पूछेगा, इसलिए आप समझने की कोशिश करें। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक तरह का फंगस होता है। ठीक है? ईस्ट एक तरह का फंगस होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है वो साइंस टेक की क्लास में क्लियर नहीं होगा, उसके लिए 8th 9th 10th की साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल क्लीनअप। इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। नाम याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद करना होता तो लिखते नहीं। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ठीक है, ये ऑयल स्पिल्स को, मतलब कि तेल रिसाव को की क्लीनअप करता है। ठीक है? अगर उसको आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिए हैं तब। अब हम आते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। मॉडिफाइड ई कोलाई बड़े आराम से इथेनॉल बना सकता है और बड़े आराम से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दोनों ही क्लीन फ्यूल हैं। ठीक है? तो पहले आप ये लिख लो, उसके बाद हम लोग आते हैं क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन पे। क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन हिंदी क्या हुई? स्वच्छ ईंधन उत्पादन। ये कहां से आता है? मॉडिफाइड ई कोलाई से, जीएम ई कोलाई से ऑफ कोर्स हमें मिलता है
इथेनॉल, और यहां से हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस भी, राइट। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम होता है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्री में मॉडिफाइड बैक्टीरिया, खासतौर पे डेयरी के इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। मॉडिफाइड बैक्टीरिया से मिल्क को प्रोसेस करके आप तरह तरह के अच्छे हेल्दी दही बना सकते हैं, अच्छे हेल्दी चीज़ बना सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग, खासतौर पे डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है। वहाँ पे हम लोग जिसको यूज़ करते हैं वो है हमारा जीएम लैक्टोबैसिलस, जेनेटिकली मॉडिफाइड लैक्टोबैसिलस। तो बेहतर किस्म के दही, बेहतर किस्म के चीज़ के प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल होता है, और फिर साइंटिफिक रिसर्च में तो इस्तेमाल होता ही है। तो ये 5 आपके मेजर एप्लीकेशन एरियाज हो गए। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स में दिख जाएगा और भी एप्लीकेशन एरियाज। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ये क्वेश्चन था। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल जिन एनिमल्स में हमने कोई फॉरेन जीन ट्रांसफर किया है। शुरुआत के वक्त में ऐसे ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के पर्पज से हुए थे, और मोस्ट ऑफ ये जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट थे कि एनिमल में भी हम जीन को ट्रांसफर करके देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम पता है कौन से एनिमल पे हुए थे? चूहों पे हुए थे। मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वर मेड ऑन माउस, ठीक है। तो चूहों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हुए थे। उनका कोई ऐसा फायदा उठाने के हिसाब से हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। हमारा मेन पर्पस क्या था वहां पे, खासतौर पे चूहों के केस में, कि देखते हैं कि जीन ट्रांसफर करके हम चूहों में वो नए प्रॉपर्टीज को इनकलकेट कर पाते हैं कि नहीं, जो अब तक चूहों में थी नहीं। या क्या इस ट्रांसफर के थ्रू चूहों को कुछ डिजीजेस के प्रति रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, कुछ डिजीजेस की ट्रीटमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली एक तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही थी। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का रीज़न ये था कि कल को ये टेक्नोलॉजी हम उन एनिमल्स पे यूज़ कर सकते हैं जिन एनिमल से हमें बेनिफिट होता है। काउज, बफेलो, पिग्स, हेन्स, फिशेस, शीप वगैरह पे, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। इस टेक्नोलॉजी से बल्कि हम जीन थेरेपी के फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि अगर जीन को ट्रांसफर करके किसी डिजीज पर आप कंट्रोल ले लेते हैं, तो इन दैट केस आपने जीन थेरेपी के भी टेक्निक को बिल्ड किया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के चूहों पर हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और धीरे धीरे ये एक फील्ड, मैच्योर फील्ड बन गया। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते कैसे हैं? तो वही फ्रेमवर्क रहेगा कि सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा जीन कौन से एनिमल में भेजना है। कौन सा जीन, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऐसे गुण का इंक्लूजन चाहते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी को आप वहाँ पर इंक्लूड कराना चाहते हैं जो कि अभी ऑलरेडी है नहीं। मान लो कि आप शीप में एक ऐसे जीन को भेजना चाहते हैं जिससे कि वो बेहतर क्वालिटी का ऊन बनाने लगे, या आप शीप में एक ऐसे जीन को भेजना चाहते हैं जिससे वो और भी ज़्यादा ऊन आपको दे। अगर मान लो कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप एक खास जीन को भेजोगे। अगर आप चाहते हो कि ये तेजी से ग्रो करें, तब आप एक खास दूसरे जीन को भेजोगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतना तो डिसाइडेड है कि आप जीन तब तय करोगे जब आपको ये पता है कि आप उसमें कौन सी नई प्रॉपर्टी को इंक्लूड कराना चाहते हैं। उस जीन को हम आइसोलेट करेंगे, और उस जीन को सबसे पहले हम वेक्टर में इंक्लूड कर लेंगे, तो वो वेक्टर बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। एनिमल के केस में 3 मेन ऑप्शन होते हैं जीन ट्रांसफर के।
पहला ऑप्शन क्या होता है, वायरस का वेक्टर, कि किसी एक एनिमल वायरस को लो, किसी एक एनिमल वायरस को लेते हैं, एनिमल वायरस को लेकर के उस वायरस के उन जीन्स को हटा देते हैं जिन जीन से कोई डिजीज होती है, क्योंकि अदरवाइज वो वायरस एनिमल बॉडी में जा करके भी नुकसान करेगा। तो आप वहां से उन जीन्स को हटा देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसआर्मिंग द वायरस, कि वायरस से आपने उन जीन को हटा दिया जिससे कि वो डिजीज हो सकती थी। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे आप क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे वायरस में अब आप उन जीन्स को शामिल करते हैं जिनको आपको भेजना है, और फिर उस वायरस से आप अपने उन सेल्स को इन्फेक्ट कराते हैं जिन सेल्स में उन जीन्स को भेजना है। अब वो वायरस इन्फेक्ट करेगा और आपके जीन को ट्रांसफर करेगा जो आप ट्रांसफर कराना चाहते थे, ना कि उन जीन्स को जो कि पहले से वायरस में होता था, क्योंकि उनको तो आपने काट के हटा दिया है। और दूसरी बात एक और है कि वायरस अब कोई डिजीज नहीं कॉज करेगा, क्योंकि वायरस के डिजीज कॉज करने वाले जीन्स को हमने पहले ही रिमूव कर दिया है। करेक्ट। अब बारी आती है कि इन्फेक्शन के बाद वो सेल्स को ग्रो करके पूरा का पूरा एनिमल बनाना। एनिमल के केस में प्लांट वाली बात है नहीं कि कहीं का कोई सेल लेकर के और आप उससे पूरा एनिमल बना लें, ये नहीं होता। तो एनिमल के केस में मोस्टली हम अर्ली जाइगोट की बात करते हैं। जाइगोट का मतलब क्या है, युग्मज, कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होते हैं और जो पहला सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो या तो आप जाइगोट के लेवल पे जीन का ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जाइगोट आगे बड़ा होकर के एक पूरा का पूरा एनिमल बनने वाला है, या फिर दूसरा ये है कि अर्ली एम्ब्रियो में आप जीन को ट्रांसफर कर दें। लेकिन बावजूद इसके आप जब एनिमल पैदा होंगे तो आप उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे कि इसमें वो जीन है या नहीं है जो जीन आप भेजना चाहते थे, क्योंकि अगर वो जीन नहीं है तो आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी ये पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम जनरली एक अप्रोच लेते हैं कि राइट फ्रॉम बिगनिंग काफ़ी सारे एनिमल्स में, काफ़ी सारे जाइगोट में हम जीन को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं कि कि कम से कम कोई ना कोई तो हमारे जीन को रिसीव करेगा, कोई ना कोई हमें सक्सेस को देगा। तो ऐसे करके पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर जो एनिमल सच में ट्रांसजेनिक है उस एनिमल को हम लेकर के फिर आगे की जनरेशन उस एनिमल से हम क्रिएट करते हैं, और इस तरह से ये ट्रांसजेनिक की एक श्रृंखला बन जाती है। तो ये है एनिमल ट्रांसजेनिक। अब सवाल उठता है कि एनिमल ट्रांसजेनिक का इस्तेमाल कहाँ होता है, एनिमल ट्रांसजेनिक हम बनाते ही क्यों हैं? और इसका जवाब ये है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम फार्म एनिमल्स में, जिन मवेशियों को हम पालते हैं, हम फार्म एनिमल्स में उन गुणों का समावेश कर सकते हैं जो वो स्वाभाविक रूप से उनमें नहीं पाए जाते। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल है जिसमें बार बार कोई बीमारी होती है, अगर आप उसको उस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट कर दें तो फार्म एनिमल्स को होने वाली वो बीमारी कम हो जाएगी। क्या आप गायों को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो ज़्यादा दूध दें, दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, दूध में लैक्टोज की मात्रा कम हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाय के या भैंस के भी दूध में जो शुगर होता है उस शुगर का नाम है लैक्टोज। ठीक है। तो बहुत लोगों को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत लोगों को। तो लैक्टोज, जिन लोगों को इंटॉलरेंस है लैक्टोज से, तो क्या उनको कम लैक्टोज वाला दूध गाय बना करके दे सकती है? क्या गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है? और ये सारी चीजें साइंटिस्ट ने कर दिखाई हैं। ये अलग मामला है कि अभी इसके लिए मार्केट तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं एक डर है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल से, कि इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा। शॉर्ट टर्म तो सबको पता है कि सेफ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो शॉर्ट टर्म में सेफ लगती हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी सीरियस हो सकता है। तो फिर यहाँ पे भी वही बात आती है कि इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो इसलिए अभी मार्केट इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, लेकिन काउज में ये काम हुआ है। इसी तरह से जिन एनिमल्स को लोग खाते हैं, गोट, शीप वगैरह वगैरह, तो फिश भी,
तो जिन एनिमल्स को लोग खाते हैं तो वो तेजी से ग्रो करें, जो कार्निवोर्स हैं, तो और जो पूरा का पूरा जो है सो ये इंडस्ट्री है, जिसको हम मीट इंडस्ट्री कहते हैं, ग्लोबल है, तो उनके हक में ये चीज है कि हमें फास्ट ग्रोइंग एनिमल्स चाहिए जो तेजी से ग्रो करें, हम कम वक्त में उनको मार्केट में लॉन्च कर सकें वगैरह वगैरह। तो वहां पर आपको फिर कुछ नहीं चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जैसे शीप से बेहतर क्वालिटी का आप वुल प्राप्त करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए फिर वहां पे शीप से ज़्यादा क्वांटिटी में वुल को प्राप्त करने के लिए वगैरह। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड इसका ग्रो हो रहा है, जिस फील्ड का नाम है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका नाम है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि एक एनिमल का बॉडी पार्ट दूसरे एनिमल में फिट कर देना। आपको भी पता है कि किस एनिमल में हम फिट करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमंस में फिट करने की कोशिश करेंगे। वजह क्या होगी? उसकी वजह यह होगी कि ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गन फेलियर, चाहे वो लिवर हो या किडनी हो, मेनली ये दो ऑर्गन के फेलियर की बात करते हैं, तो ऑर्गन फेलियर इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अब अगर ये इतना इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ऑर्गन की सप्लाई को बढ़ाई जाए? आज की डेट में ऑर्गन की डिमांड और ऑर्गन के सप्लाई का जो रेशियो है वो 10% से कम है। जितने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जितने लोग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, उसका महज 10% से भी कम डोनर के लेवल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या हम पिग्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो पिग्स ऑर्गन हमें दें जो हमारे बॉडी में फिट हो जाएं और उसका कोई एडवर्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ना हो? जब भी आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट अपने बॉडी में लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर देता है, और उस अटैक में सिर्फ उस पार्ट को रिजेक्शन नहीं मिलती है, बल्कि जो पर्सन है वो भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा और उस पर्सन की भी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम को वो ट्रिगर ना कर दे। लेकिन ये सब तब मुमकिन है अगर हम उन पिग्स को खास तौर पे जेनेटिकली मॉडिफाई करके ह्यूमन कॉम्पैटिबल ऑर्गन्स डेवलप कराने की कोशिश करें। इस डायरेक्शन में साइंटिस्ट ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं और माना जाता है कि शायद 10 साल 12 साल में ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाएगी। अभी भी कुछ डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट के लिए पिग के ऑर्गन ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पास ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल नहीं है जहां पर इस ट्रांसप्लांट के बाद वो पर्सन 3 साल भी सरवाइव किया हो। एक तो लेटेस्ट लास्ट ईयर ही हुआ था, लेकिन वो पर्सन भी अनफॉर्चुनेटली 6-7 महीने ही सरवाइव कर पाया, उसके पहले तो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। तो ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन का फील्ड है जहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल की जरूरत महसूस की जाती है। तो ये सारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फील्ड है। इसके पहले कि हम लोग थोड़ा लिखें इस पर, जितने क्वेश्चन हैं एक बार पूछ लो। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन, XENO ट्रांसप्लांटेशन। एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है कि मैं कई दिनों से पूछ रहा हूं कि मून पर लैंड कैसे बेच सकता है, इस पीस ट्रीटी में मना है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्कैम, समझ गए ना? इट्स नॉट कि मून पे अभी किसी का भी ऐसा प्रॉपर्टी ओनरशिप है कि कोई मून पर लैंड बेच सके। ठीक है, आईवीएफ की प्रक्रिया क्या है ये यहाँ पे तो पढ़ना नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में हमें। ठीक है सर, हेयर ट्रांसप्लांट भी इसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? मैंने बताया तो है कि एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। शगुफ्ता करें कि ट्रांसप्लांट के लिए पिग का ही ऑर्गन क्यों चूज किया जाता है? इसका रीजन ये है
कि अगर हम ऑर्गन के साइज और बनावट की बात करें तो पिग्स और ह्यूमन के ऑर्गन के साइज और बनावट में बहुत सिमिलैरिटी है। दूसरे एनिमल में जैसे काउज वगैरह के लेवल पे जाओगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, गोट के लेवल पे जाओगे तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो पिग वो मोर और लेस एक बैलेंस देता है। क्या ये नेचर के अगेंस्ट नहीं है? नेचर के अगेंस्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जब आप शाम में लाइट ऑन करके पढ़ाई पे बैठ जाते हैं तो वो भी नेचर के अगेंस्ट है, क्योंकि नेचर में सूर्यास्त हो चुकी है। अब आपका काम है कि आप गुफा में चले जाएं और अंधेरे में जो है अब आप सो जाएं। लेकिन हम नेचर के अगेंस्ट तो हैं, लेकिन इसी को हम साइंटिफिक और सोसाइटल प्रोग्रेस कहते हैं। चलो, अब कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। चलो, मंकी भी हो सकता है, मंकी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। नाउ वी आर कमिंग टू ट्रांसजेनिक एनिमल। थोड़ा लिखने का काम कर लीजिएगा आप लोग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये है एनिमल विद अ ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब हम सारे लोगों को पता है कि ट्रांसजीन का मतलब होता है एक फॉरेन जीन। ठीक है, तो एनिमल विद अ ट्रांसजीन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पार्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाते हैं। तो इसमें डिजायर्ड ट्रांसजीन को उसके जीनोम से प्राप्त किया जाता है। कैसे आप प्राप्त करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 की सहायता से आप डिजायर्ड ट्रांसजीन को उसके जीनोम से प्राप्त करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए डिजायर्ड ट्रांसजीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स जीनोम with help of restriction endonuclease type 2. Second, integration with a viral or retroviral vector. वेक्टर जो कि वायरल या रेट्रोवायरल होगा। रेट्रोवायरल क्या होते हैं? आपने बायोटेक्नोलॉजी की पहली क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो वेक्टर में डीएनए को जोड़ा जाता है। किसकी हेल्प से आप ये काम करेंगे? ये काम आप करेंगे लाइगेज की हेल्प से। ये लाइगेज का स्टेप है। करेक्ट। पहले आप इतना लिख लें, फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे।
डन। नेक्स्ट, आर वेक्टर को वायरस या रेट्रोवायरस की सहायता से कहां भेजते हैं? टारगेट एनिमल सेल्स तक भेजते हैं। अच्छा, इस केस में टारगेट एनिमल सेल्स क्या होंगे? इस केस में टारगेट एनिमल सेल जो पहला है वो होगा जाइगोट, जिसको हम कहते हैं युग्मज। पूछना मत क्या होता है, सीधा जाकर के 7th 8th की बायोलॉजी पढ़ लेना। अर्ली या फिर दूसरा हो सकता है अर्ली एम्ब्रियो। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था का भ्रूण। इन दो में से कोई एक। इसके बाद पूर्ण जीव का विकास। डेवलपमेंट ऑफ होल एनिमल। ऑल राइट। आप ये लिख लें, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन वाली स्लाइड को रेडी कर लेता हूं। चलो, जब तक आप लिख रहे थे तब तक मैंने एप्लीकेशन को भी आपके लिए मैंने कंपाइल कर लिया। हालांकि मैं शेयर कर लूंगा, लेकिन थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए। इससे फिर पूर्ण जीव का आप विकास करते हैं। अब उसके बाद टेस्टिंग, परीक्षण क्यों करते हैं? जीएम को कंफर्म करने के लिए। ठीक है। जीएम को कंफर्म करने के लिए आप टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद इनका आप संवर्धन करते हैं। मतलब कि आप नॉर्मली अब इनके पॉपुलेशन को आप एक्सपेंड करते हैं। दैट इज बिल्डिंग ऑफ पॉपुलेशन। बिल्डिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने का एक्सपेरिमेंट। डन। चलिए, यहां पे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए।
और वो नोट ये है कि एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन या लाइपोसोम, एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन या लाइपोसोम के माध्यम से भी डीएनए भेजा जा सकता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन या लाइपोसोम के माध्यम से भी डीएनए भेजा जा सकता है। इनके जरिए भी आप डीएनए को भेज सकते हैं। कहाँ? एनिमल सेल्स में। ये दो टेक्निक क्या क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर एक हम डायग्राम बना देंगे इसका। चलो देखो, ये एक एनिमल सेल है कि इसकी अपनी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये डीएनए है। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नीडल, इतना माइन्यूट नीडल होता है कि वो सेल के थ्रू जाकर के न्यूक्लियस में वो डीएनए को डायरेक्ट डिलीवर कर सकता है। ये डीएनए है, ये डीएनए डायरेक्ट न्यूक्लियस में जा सकता है। तो ये हुआ हमारा क्या? ये हुआ हमारा माइक्रो इंजेक्शन। मैंने इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बना दिया है कि वो समझने में आसानी हो। नॉर्मली लोग इसको ऐसे बनाते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपना डीएनए है, और इसी डीएनए में फॉरेन डीएनए भी हमारा माइक्रो इंजेक्शन लेके आ गया, है ना। और ये वो पूरा का पूरा सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो एक ये तरीका भी है। तो ये थोड़ा सा उतना मजेदार नहीं लग रहा जितना देख करके ये मजेदार लग रहा है। तो ये साइंटिफिक फिगर है, ये आपको समझाने वाला फिगर है। चल, अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है माइक्रो इंजेक्शन के बाद लाइपोसोम। सो लाइपोसोम छोटे छोटे ऐसे वेसिकल होते हैं। वेसिकल का मतलब कि छोटे छोटे लिपिड के, वसा के गुब्बारे जैसे होते हैं, जो किसी सेल के साथ जाकर के फ्यूज कर सकते हैं। ये एक सेल है और ये सेल का अपना न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस में उसका अपना डीएनए है। तो ये लाइपोसोम आएगा और हमारे इस सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और फिर इसका डीएनए सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया। और ये दूसरा फिगर आप इसी का जब बनाओगे ना, तो ये सेल हो गया और ये लाइपोसोम उसके साथ आकर के फ्यूज कर चुका है। ये सेल का अपना न्यूक्लियस है,
और ये लाइपोसोम के थ्रू जो डीएनए आप भेजे थे वो डीएनए अब इस सेल को डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर 1 हो गया, ये वाला पार्ट, ये सेल, और ये हो गया लाइपोसोम। और ये हमारा फिगर 2 हो गया, ये बताता है फ्यूजन ऑफ लाइपोसोम। ये बना लो। तो एनिमल सेल में वायरस के अलावा ये दो और तरीके हैं जिनके जरिए आप ये भेज सकते हैं। चल, अब हम आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये एक मैं पेज दिखला रहा हूं, इस पेज को मैं आपके पीडीएफ के साथ जोड़ करके आप लोगों को ये बोर्ड वर्क भेजवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन आप ये पेज अब देखें, इस पेज से नोट मत करना, इंग्लिश में है, हिंदी में बताता चलूंगा, लेकिन ये पेज आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। ये वाला पेज अभी आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं इसको इनलार्ज करूंगा तब इसको आप कायदे से पढ़ पाओगे। अब पढ़ पा रहे हो? या अभी भी पढ़ने में प्रॉब्लम है? अब आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? अच्छा, पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके और वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। अभी हिंदी हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाइए, हिंदी वाला भी ट्रांसलेशन में देख लेता हूं कि हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी मेरे कंप्यूटर में है। हाँ, तो हिंदी वाला हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। चलिए, तो यहां से समझने के लिए कोई एक काफी होगा, और मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं ना, तो समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझ सकें। हाँ, सबसे पहला एरिया है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि दवा का उत्पादन, ठीक है। और यहां पर हम क्या एग्जाम्पल देख रहे हैं? गोट्स मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस एंटीथ्रोम्बिन इन देयर मिल्क, ठीक है। आप बकरियों को ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि उनके मिल्क में एंटीथ्रोम्बिन पाया जाता है। एंटीथ्रोम्बिन को फिर आप आइसोलेट कर सकते हैं और उससे ब्लड को क्लॉट होने से रोका जा सकता है। तो एंटीथ्रोम्बिन ब्लड के क्लॉट को रोकने का एक बहुत कारगर तरीका है, और उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से, एंटीथ्रोम्बिन की वजह से आप बहुत तरह के ब्लड क्लॉट्स को होने से रोकते हैं। हार्ट अटैक में आप पेशेंट के ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने के लिए भी एंटीथ्रोम्बिन का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीथ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, आपको बकरियों को, ठीक है, आपको बकरियों को जेनेटिक रूप से संशोधित कर दीजिएगा तो वो काम हो जाएगा। दूसरा, डिजीज मॉडल्स। डिजीज मॉडल्स का मतलब है कि ये डिजीज का एक मॉडल, एक रोग का हम मॉडल बना रहे हैं, और पर्पस है मानव रोगों का अध्ययन।
ठीक है, पर्पस है मानव रोगों का अध्ययन एक छोटे से लेवल पे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने चूहों को, ठीक है, हमने चूहों को जेनेटिक रूप से ऐसे मॉडिफाई किया है कि वो कैंसर के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, कि उनमें कई तरह के हम कैंसर डेवलप करके और फिर कैंसर के ट्रीटमेंट को हम वहां पर ट्राई कर रहे होते हैं। सो ये देखो, mice altered to carry the genes that make them susceptible to human diseases like cancer। और इससे जो है सो हम कैंसर की स्टडी चूहों में करते हैं, तो फिर कैंसर की ट्रीटमेंट की भी स्टडी हम चूहों में बेहतर कर पाते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट। ठीक है, कि जब भी हम फार्म पर्पसेस के लिए, कृषि और कृषि से जुड़े हुए पर्पसेस के लिए हम मवेशियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें हम ऐसे ट्रेट, ऐसे गुणों का समावेश हम करें जिससे कि उनका वैल्यू बढ़ जाए। अब जैसे काउज मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, गायों को आप मॉडिफाई करिए कि गाय ज्यादा दूध दे। इसी तरह से आप शीप को ऐसे मॉडिफाई करें कि शीप आपको ज्यादा ऊन दे, तो उससे आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके फार्म प्रोडक्ट में एक वैल्यू या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक ऐड हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फील्ड, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, मतलब एक प्रजाति के शरीर के अंगों को, एक प्रजाति के शरीर के अंगों को दूसरी प्रजाति में ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल, pigs engineered to have human compatible tissues and organs। पिग्स को आपने ऐसे मॉडिफाई किया, पिग्स को आपने ऐसे मॉडिफाई किया कि पिग्स जो हैं अब ह्यूमन कंपैटिबल टिश्यू बनाने लग गए, ह्यूमन कंपैटिबल ऑर्गन बनाने लग गए, ताकि उनको ह्यूमन बॉडी में जब हम इंसर्ट करेंगे तो ह्यूमन बॉडी उसको फॉरेन समझ करके रिजेक्ट नहीं करेगा। और दोनों बातें हैं, एक तो है कि रिजेक्ट करने से वो ऑर्गन का ट्रांसप्लांट पूरी तरह से फेल हो जाता है, और दूसरा जो इसका एक और फैक्टर है जिसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो फैक्टर ये है कि उस पर्सन के भी लाइफ पर रिस्क हो जाता है अगर इस तरह का सीवियर इम्यून रिएक्शन हो जाए तो। अगला है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन का मतलब है जैव पुनर्स्थापन, कि कोई भी एनवायरमेंटल प्लेस जो बहुत ज्यादा कंटामिनेट हो गई है, बहुत ज्यादा दूषित हो गई है, तो उसको हम कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो इसमें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का ब्रेकडाउन, तो कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं जिनको डिजाइन किया गया है ताकि वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन कर सके, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को वो उसका लोड वो कम कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स हैं जिनको कि हम बायो रेमेडिएशन के लिए यूज करते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब है कि पोषण के लिए जो सप्लीमेंट का इस्तेमाल होता है उसकी बात कर रहे हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक समुद्री मछली होती है जिसका नाम होता है सैल्मन। सो सैल्मन में हमने एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया है जिससे कि वो तेजी से ग्रो होने लगती हैं, तो मार्केट में बहुत तेजी से आप सैल्मन को उपलब्ध करा सकते हैं, महंगी मछली होती है। और दूसरा कि उसमें हार्ट और ब्रेन के लिए हेल्दी ओमेगा फैटी एसिड भी काफी मात्रा में होते हैं। वैसे भी सैल्मन को माना जाता है कि उनमें ओमेगा फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा और जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें तो उनमें और भी बड़ी मात्रा में आप पाएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के फील्ड में यूज कर सकते हैं। फिर है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, जहां पर फाइबर एंड बायो मटेरियल प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। यहाँ पे गोट्स इंजीनियर टू प्रोड्यूस स्पाइडर सिल्क प्रोटीन इन देयर मिल्क फॉर मेकिंग बायो मटेरियल्स। गोट को, बकरियों को हमने बायो इंजीनियर किया ताकि वो
उन सिल्क प्रोटीन्स को बनाएं जो मकड़ी बना सकती है लेकिन काफी बड़ी मात्रा में, और वो अपने दूध में प्रोड्यूस करें। फिर उसको आइसोलेट करके उससे आप बहुत ही इलास्टिक टाइप की और बहुत ड्यूरेबल टाइप की बायो मटेरियल बनाते हैं, जिसको इवेंचुअली आप बहुत तरह के पर्पसेस में इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ ह्यूमन ट्रांसप्लांट के रूप में? तो हार्ट के स्टेंट के रूप में मकड़ी से लिए गए प्रोटीन को एक्सप्लोर किया जा रहा, अभी बना नहीं है, लेकिन शायद ये सिल्क प्रोटीन जो होगा, स्पाइडर सिल्क प्रोटीन, अगर बड़ी मात्रा में मिले तो हार्ट में प्लेस होने वाले स्टेंट का लचीलापन बढ़ेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, और वो मेटालिक स्टेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित भी होंगे। तो ये सब भी काम हम लोग कर रहे हैं। फिर जाहिर है वैक्सीन प्रोडक्शन, यहाँ पर हम एडिबल वैक्सीन की बात करते हैं। एडिबल वैक्सीन का मतलब कि वैक्सीन सिर्फ क्या इंजेक्शन लेके ली जा सकती है? तो आंसर है नहीं, एडिबल वैक्सीन भी हो सकते हैं। चिकन दैट कैन ले एग्स विद वैक्सीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग वाइट, ऐसी मुर्गियां जिनके अंडों के सफेद वाले हिस्सों में वैक्सीन सब्सटेंसेस हो, कि अंडे खा करके ही आपको वैक्सीन मिल गए, आपको वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता है। हम गायों के दूध के साथ भी एडिबल वैक्सीन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है कंजर्वेशन। क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनके सर्वाइवल की चांसेस बढ़ाई जा सकती हैं? क्या एंडेंजर्ड स्पीसीज को जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर है कि हाँ, कुछ लेवल पे ऐसा प्रयास किया गया है कि उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए ताकि वो अपने मौजूदा वातावरण में कहीं बेहतर रह सकें, कहीं बेहतर थ्राइव कर सकें। ठीक है, और लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जेनेटिक रिसर्चेज के लिए कि जीन को ट्रांसफर करके फिर क्या होता है, जीन को ऑफ कर दें, मतलब कि जीन को नॉकआउट कर दें तो क्या होता है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का। तो ये वाला और इसका हिंदी वाला भी है, मैं एक ही साथ आपको दिखा देता हूं, लेकिन शेयर करूंगा। एक मिनट रुक जाए। चलो वो मैं शेयर कर लूंगा, अभी यहाँ पे नहीं है। इस तरह से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को भी कवर कर लिया है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और उनके सारे एप्लीकेशन एरियाज को हमने कवर किया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी हमने कवर किया, और ये जो टेबल है एग्जाम्पल वाला, तो ये आज के क्लास के वर्क के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। अभी हमारे पास कम से कम 10 मिनट का टाइम है, तो मैं 10 मिनट में आपको थोड़ा एक क्लोनिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस वाले पेज के बाद मैं ये वाला टेबल अटैच कर दूंगा, ताकि आप यहाँ तक पढ़ते आएंगे, फिर टेबल को आप लोग आराम से देख लेंगे और टेबल से आपको फिर वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, सेम आई एम गोइंग टू डू विद बैक्टीरिया ऑल्सो। बैक्टीरिया पे भी मेरे पास एक बड़ा टेबल है, तो वो भी मैं इसके साथ इंसर्ट कर दूंगा, सो दैट कि कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे और साथ ही साथ एग्जाम्पल जो कि आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा वो भी एक ही जगह आपको मिल जाए। अब हम आ जाते हैं थोड़ी क्लोनिंग पे। क्लोनिंग आज फिनिश नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाए क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या होती है? सर जी, दिवाली की छुट्टी। अरे दिवाली आएगी तो छुट्टी भी हो जाएगी। अभी दिवाली में कुछ और दिन है, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर दिवाली को सेलिब्रेट करने में भी तो मजा आएगा, है ना? क्लोनिंग, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? जनरल क्लोनिंग की, और इसके बाद हम थोड़ा आएंगे होल एनिमल
क्लोनिंग पे। ठीक है, क्लोन का मतलब क्या होता है? अगर बायोलॉजी में आप क्लोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जेनेटिक स्तर पर आपने हूबहू उसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी। ठीक है, जेनेटिक रूप से हूबहू अगर आपने उसकी कॉपी क्रिएट कर दी तो उसको क्लोन कहा जाता है। क्लोन शब्द बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है। क्लोन का इस्तेमाल डीएनए के लिए हो सकता है। डीएनए की हूबहू कॉपी बने तो उसको हम डीएनए का क्लोन कहेंगे। आरएनए के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर आरएनए की हूबहू कॉपी बने तो उसको भी हम क्लोन कह सकते हैं। सेल की क्लोनिंग होती है जब सेल को कल्चर मीडियम में संवर्धन के माध्यम में रख करके और सेल को डिवाइड कराते हैं। तो बेसिकली कुछ और नहीं, सेल की क्लोनिंग हो रही होती है। वो हूबहू जो उसका जेनेटिक मटेरियल था पहले सेल का, उसी को डिवाइड कर करके एकदम हूबहू उसकी कॉपी बन रही है। तो सेल की भी क्लोनिंग होती है। जब बैक्टीरिया अपने कल्चर मीडियम में डिवाइड कर रहे होते हैं तो बैक्टीरिया की भी क्लोनिंग ही हो रही होती है। बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनकी क्लोनिंग हो रही होती है। फिर जब पौधों को, ठीक है, पौधों को जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेट करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट। चलो मुझे बताओ एक बात, केले के नए पौधे कैसे आते हैं? सामान्यतः केले के नए पौधे कैसे आते हैं, इसका जवाब दो। केले में नए पौधे कैसे आते हैं? अच्छा, सारे लोग अब हो गए हैं एकदम शहर के। छिलके से? एकदम शहर के बच्चों की तरह जवाब दिया है तुमने। स्टेम से? नहीं, रूट से। रूट से, बिल्कुल। केले की रूट से, समझ रहे हो? केले की रूट से आप नए केले के पौधों को लेते हो। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका इतना मतलब है कि केले का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। केले का क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि केला अपने बॉडी के ही एक पार्ट से नए केले के पौधे का जन्म दे रहा है। सिर्फ केले का नहीं, गुलाब की भी कमोवेश ऐसी ही कहानी है। गुलाब के स्टेम की कटिंग से, जिसको कलम कहते हैं, ठीक है, तो स्टेम की कटिंग से गुलाब को आप प्रोपगेट करते हो। अंगूर की खेती होते हुए देखना, स्ट्रॉबेरी की खेती होते हुए देखना, तो उनको भी प्रोपगेट करने का ऐसा तरीका है। तो जब भी एक ऐसा हम रिप्रोडक्शन करते हैं जो कि नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे लैंगिक प्रजनन नहीं होता, वहाँ पे क्लोनिंग ही हो रही होती है। जो ये पौधा हूबहू उसी की जेनेटिक कॉपी दूसरा पौधा होगा, तो वो भी क्या है? क्लोन है। लेकिन चूंकि एनिमल्स में लैंगिक प्रजनन ही नॉर्मल मोड ऑफ प्रजनन है, तो एनिमल का क्लोन होना बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है होल एनिमल क्लोन की। ठीक है, तो क्लोन है क्या? क्लोनिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ अ जेनेटिक रेप्लिका। आनुवांशिक स्तर पर अगर आप प्रतिलिपि
पहले ही सही था। अगर आनुवांशिक स्थिति स्तर पर प्रतिलिपि आप बना रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे क्लोनिंग। तो डीएनए की क्लोनिंग हो सकती है, आरएनए की क्लोनिंग हो सकती है, सेल की क्लोनिंग हो सकती है, बैक्टीरिया की क्लोनिंग हो सकती है। जो प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, सीड के माध्यम से करेंगे तो नहीं गिनती होगी, लेकिन अगर वेजिटेटिवली प्रोपगेट करेंगे तो वो क्लोन हो रहे हैं। और पूरा का पूरा एनिमल सामान्यतः तो नहीं क्लोन होता, ठीक है ना, पूरा का पूरा एनिमल सामान्यतः तो नहीं क्लोन होता, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ विशेष परिस्थितियों में वो भी क्लोन होगा। तो एनिमल सामान्यतः क्यों नहीं क्लोन होता, नॉर्मली क्यों नहीं क्लोन होता? तो एनिमल नॉर्मली इसलिए नहीं क्लोन होता है क्योंकि एनिमल्स में लैंगिक प्रजनन इज द मेन मोड ऑफ प्रजनन, इट इज द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस वजह से एनिमल्स में आप क्या देखेंगे कि एनिमल्स में क्लोन का बनना काफी कठिन होता है, ठीक है, एनिमल्स में क्लोन का बनना काफी कठिन होता है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, सीधा सीधा होल एनिमल क्लोनिंग पर आते हैं। होल एनिमल क्लोनिंग पर आते हैं। एक ऐसे एनिमल की उत्पत्ति जो किसी अन्य एनिमल की जेनेटिक कॉपी है, तो इसको हम कहते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। और जाहिर है कि इससे आपको अंदाजा चल गया होगा कि क्लोन किसको कहते हैं। क्लोन हम कहते हैं उस एनिमल को, ठीक है, क्लोन हम कहते हैं उस एनिमल को जो किसी दूसरे एनिमल की एकदम से आनुवांशिक प्रतिलिपि है। तो उस एनिमल को आप कहेंगे क्लोन, कि वो किसी दूसरे एनिमल का बिल्कुल से क्लोन है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक सेकंड रुक जाएगा, हाँ मैं थोड़ा सा टाइम पे भी नजर रख रहा हूं ताकि आप लोगों को टाइमली मैं छोड़ दूं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि नेचर में, प्रकृति में ये कम प्रचलित है। कम प्रचलित लिखा है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इट इज लेस कॉमन इन नेचर, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से काफी पॉसिबल है। तो एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये बड़े नंबर्स में भी पॉसिबल है। पॉसिबल इन बिग नंबर्स, विद एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ठीक है। तो ये चीज है कि होल एनिमल क्लोनिंग एक ऐसे एनिमल की उत्पत्ति जो किसी दूसरे एनिमल की जेनेटिक रेप्लिका है और नेचर में कम है, अनकॉमन है, लेकिन पूरी तरह से एब्सेंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप जितनी बड़ी संख्या में करानी है बेशक आप करा लो। हमारे करनाल के, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में आप देखेंगे कि काफी बड़ी संख्या में
NDRI करनाल में ये काफ़ी बड़ी संख्या में आप पाते हैं कि भैंस की क्लोनिंग हो रही है, बफेलोज की क्लोनिंग हो रही है, ठीक है। तो अब क्लोनिंग के क्या क्या तरीके हैं और क्लोनिंग का इंडिया में क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो वो हम अपनी अगली क्लास में उसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। वो हम अपनी अगली क्लास में उसको जोड़ेंगे। आज यहाँ पे आप लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को 10 मिनट का एक बफर मिल जाए और उसके बाद आप अगली क्लास के लिए, पांडे सर की क्लास के लिए रेडी हो जाएं। कल हम लोग क्लोनिंग, स्टेम सेल, क्रिस्पर, छोटे छोटे टॉपिक हैं। कल जितनी ज़्यादा टॉपिक्स हो सकती हैं उनको मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, बगैर किसी जल्दबाजी के, बगैर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के। कॉम्प्रोमाइज़ तो अभी तक नहीं की, तो आगे क्यों करेंगे। तो बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के इसको हम लोग कल जितनी टॉपिक्स को फिनिश कर सकते हैं करेंगे, सो दैट कि डे आफ्टर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक को फिनिश कर लें, ठीक है ना। तो चलो आज बस अब इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन।